Hey guys, I welcome you all to GSN Law। 4 सितंबर की डेली लीगल एंड पॉलिटी न्यूज में आपका स्वागत है। ये वीडियो एडवोकेट्स, सीए, सीएस और इन प्रोफेशन से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए भी है। और अगर आप यूपीएससी, पीएससी, जुडिशरी या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस आता है, तो आपको ये करंट अफेयर्स जरूर फॉलो करना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन इलेक्टोरल रोल की। अब कुछ समय पहले वन नेशन वन इलेक्शन पे डिबेट चल रही थी और अपने उसी ऑब्जेक्टिव के फर्दरेंस में गवर्नमेंट कॉमन इलेक्टोरल रोल पे कंसल्टेशंस कर रही है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की जिसके अंतर्गत कोर्ट ने ये कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को कोई भी पावर नहीं है रिजर्वेशंस प्रोवाइड कराने की। फिर कॉर्पोरेट लॉज में आज हम बात करेंगे कंपटीशन एक्ट की और देखेंगे कि व्हाट्सएप के ऊपर हाल ही में जो केस हुआ है उस पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या डिसीजन आया। उसके बाद ये न्यूज आपने जरूर सुनी होगी क्योंकि गवर्नमेंट ने फिर से कई सारी चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है जिसमें से एक पबजी भी है। लेकिन क्रिमिनल लॉ में हम ये जानेंगे कि सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट में ऐसा क्या दिया हुआ है कि गवर्नमेंट ने इसकी पावर्स का इस्तेमाल करके इन ऐप्स पे बैन लगाया है। लास्ट में सिविल लॉज में आज हम एनक्लैट के एक डिसीजन की बात करेंगे जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि क्या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत क्या सारे के सारे एनपीए केसेस यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के केसेस में लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा। हालांकि ये केस आना तो चाहिए था कॉर्पोरेट लॉज में, बट इसमें मेन मुद्दा लिमिटेशन एक्ट के एप्लीकेबिलिटी का था। तो इसी बहाने हम आर्टिकल 37 ऑफ लिमिटेशन एक्ट को भी देख लेंगे। अब आज के टॉपिक्स को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ अनाउंसमेंट्स बता देता हूँ। अब देखिए, हमारा जो चैनल है वो काफी नेसेंट स्टेज में है और इसीलिए वेरियस डिस्ट्रप्शंस बीच बीच में आया करते हैं जब हम आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं ला पाते, क्योंकि अभी भी हम वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को देख रहे हैं कि कैसे हम आपको अच्छी क्वालिटी का ज्यादा से ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड करा सकें। और देखिए, आपके लिए 1 मिनट का वीडियो बनाने के लिए हमको 10 मिनट लगते हैं। मतलब अगर हम आपके लिए 30 मिनट का वीडियो लाते हैं तो उसको बनाने के लिए हमको एटलीस्ट 5 घंटे लगते हैं। इसीलिए मंडे से एक सेट फॉर्मेट होगा जिसमें अभी जो चल रहा है डेली लीगल एंड पॉलिटी करंट अफेयर्स, ये तो होगा ही। इसके अलावा हम आपके लिए अलग से डेली जनरल स्टडीज कैप्सूल भी लाएंगे और ये दोनों ही वीडियोस मंडे टू फ्राइडे आपके लिए अवेलेबल होंगी। इसके अलावा हम वेरियस सब्जेक्ट्स को तो कवर करते हैं, बट एक कंपाइलेशन वीडियो में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स के लिए इररिलेवेंट होते हैं। तो इसीलिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि इन दोनों कंपाइलेशन वीडियोस में जो भी हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं उसके सेपरेट वीडियोस भी हम अपने चैनल पे डाल दें और आपकी सुविधा के लिए वेरियस प्लेलिस्ट भी रहेंगी ताकि आप ब्राउज करके अपने लिए जो सूटेबल वीडियोस हैं उनको देख पाएं। बाकी आप लोगों के द्वारा जो सपोर्ट हमारे चैनल को मिलता है उसी के कारण हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला पाएं। तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिएगा। बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। अब इस टॉपिक में पहला क्वेश्चन है कि ये कॉमन इलेक्टोरल रोल होता क्या है। तो देखिए, हमारे देश में सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जबकि स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशंस हैं और दोनों लोगों की अपनी अपनी लिस्ट होती है वोटर्स की। और इसीलिए अगर हमको आगे बढ़ना है विद द प्रोजेक्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन तो हमको एक कॉमन इलेक्टोरल रोल चाहिए होगा जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन में कॉमन हो। और इसी पे हाल ही में पीएमओ में एक मीटिंग हेल्ड की गई विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड लॉ मिनिस्ट्री ताकि एक कॉमन वोटर्स की लिस्ट बनाई जा सके फॉर द इलेक्शन ऑफ पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, स्टेट असेंबली एंड लोकसभा। अब जो प्रेजेंट सेटअप है उसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है और इन सब की जो वोटर लिस्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही बनाती है, जबकि स्टेट इलेक्शन कमीशंस म्यूनिसिपल और पंचायत इलेक्शंस को देखते हैं और इन इलेक्शंस की वोटर लिस्ट बनाते हैं और इसके लिए इनके पास फ्री हैंड होता है। मतलब कि स्टेट इलेक्शन कमीशंस को इस विषय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से
कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं होती। अब हालांकि स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, बट स्टेट इलेक्शन कमीशंस वेरियस स्टेट एक्ट से गवर्न होते हैं। अब बहुत सारे स्टेट इलेक्शन कमीशन अपनी खुद की लिस्ट बनाते हैं, जबकि कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही उनकी वोटर लिस्ट बोरो कर लेते हैं। अच्छा, कॉमन इलेक्टोरल रोल की बात कोई नई नहीं है, बल्कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 255वीं रिपोर्ट में कॉमन इलेक्टोरल रोल बनाने के लिए सजेशंस दिए थे और ये रिपोर्ट 2015 में आई थी। सिमिलरली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी गवर्नमेंट को इस विषय में रिकमेंड किया था 1999 में भी और 2004 में भी, बट अभी तक गवर्नमेंट ने इन सारे रिकमेंडेशंस पे काम नहीं किया है। सवाल बनता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत हमको क्यों है? तो देखिए, कॉमन इलेक्टोरल रोल और साइमल्टेनियस इलेक्शंस बहुत सारा पैसा और एफर्ट बचाएंगे। साथ ही साथ जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन अपनी अपनी लिस्ट बनाते हैं तो वहां पे वो एफर्ट्स और एक्सपेंडिचर को 2 बार इस्तेमाल करते हैं। और देखिए, पॉलिटिकली स्पीकिंग यहाँ पर 2 और चीजें हैं। पहला, जो हमारे की एग्जीक्यूटिव्स हैं वो 5 साल किसी न किसी इलेक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत सारी रैलीज होती हैं जब भी किसी स्टेट में इलेक्शंस होते हैं, और वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज जब इन्हीं सारे इलेक्शंस में इन्वॉल्व रहती हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अपने एक्चुअल काम पे उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। और देखिए, जब पॉलिटिकल पार्टीज पूरे 5 साल सिर्फ पॉलिटिक्स में ही इन्वॉल्व रहती हैं तो उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ उन मीडिया हाउसेस को मिलता है जो आए दिन अपने स्टूडियोज में डिबेट्स कराते हैं और टीआरपीज बढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि अगर तीनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में सेम पॉलिटिकल पार्टीज या फिर हम कहें सेम पॉलिटिकल अलाइज होंगे तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो काफी तेज हो जाएगी और एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी। अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि इससे बीजेपी को ही फायदा होगा, बट आपको इसको समझना पड़ेगा कि ये 2 धारी तलवार है। क्योंकि देखिए, जैसे आज की सिचुएशन है कि पैंडेमिक की वजह से बीजेपी के खिलाफ काफी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गई है और ऐसे में कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बार इलेक्शन करवाया जाए और उसमें बीजेपी ही पावर में आए। दूसरी तरफ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अब की जो वोटर्स हैं वो स्टेट इलेक्शंस और नेशनल इलेक्शंस में डिफरेंशिएट करना जानते हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उड़ीसा का है, जहां पर बीजेपी ने लोकसभा की सीट्स पे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, बट विधानसभा में नवीन पटनायक की ही सरकार बनी। सेम केस दिल्ली का भी है। तो अब हमारे वोटर्स किसी का वोट बैंक नहीं है। अच्छा, बात आती है कि ये चीज इम्प्लीमेंट कैसे होगी। तो देखिए, 2 तरीके हैं। पहला, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाए आर्टिकल 243K और 243ZA में, जिसमें जो भी सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल की पावर्स हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को दे दी जाएं, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट इलेक्शन कमीशन से कोऑर्डिनेट करके सारे इलेक्शंस को कंडक्ट करवाए। अब इसी का उल्टा ये भी हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स को परस्यू करे और कहे कि आप अपने स्टेट इलेक्शन कमीशन के लॉज इस तरीके से अमेंड करिए कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ही लिस्ट को अडॉप्ट कर लें। प्रेजेंट सिनेरियो में ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये फीजिबल नहीं है, क्योंकि वेरियस स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इश्यूज हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके स्टेट इलेक्शन कमीशंस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रति अकाउंटेबल बनाया जा सकता है। अब देखिए, इस समय नीट का मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन हमारे करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर केस का नाम है तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये डिसीजन 31/8/2020 को आया था। यहाँ पर 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये कहा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो रिजर्वेशन पॉलिसी बना सके फॉर इन सर्विस कैंडिडेट्स इन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज। इसका अर्थ ये है कि मेडिकल ग्रेजुएट होने के बाद जो कैंडिडेट्स सर्विस में आ गए हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाए। अब देखिए, जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स है इसका भी एंट्रेंस नीट के थ्रू ही होता है, और कोर्ट का ये कहना था कि सिर्फ स्टेट्स के पास पावर है इस विषय में रिजर्वेशन पॉलिसी बनाने की। अब इस केस में 7th शेड्यूल की वेरियस लिस्ट्स को भी डिस्कस किया गया, और इसमें कोर्ट ने कहा कि इन परसुएंस ऑफ एंट्री 25 ऑफ लिस्ट 3
यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट्स के पास पावर है कि वो ऐसा लेजिस्लेशन बना सकें जिसके तहत वो सेपरेट सोर्स ऑफ एंट्री प्रोवाइड कर सकें इन सर्विस कैंडिडेट्स को इन रिगार्ड्स टू एडमिशन। इसके अलावा यूनियन लिस्ट की एंट्री 66 पे कोर्ट ने कहा कि इसका स्कोप बहुत ही नैरो है और ये लिमिटेड है टू कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन। अच्छा, इस स्पेसिफिक एंट्री की बात हमने यूजीसी वाले केस में भी की थी और वेरियस जो सेंट्रल एजेंसीज हैं जो कि हमारे देश में हायर एजुकेशन को देखती हैं, फॉर एग्जांपल यूजीसी, एमसीआई, बार काउंसिल एटसेट्रा, इनको इसी एंट्री से अथॉरिटी मिलती है हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की। और इसीलिए आगे कोर्ट ने कहा कि स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन में एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाना या फिर एडमिशंस करना ये शामिल नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि प्रिवेलिंग सिचुएशंस में जहां पर देश के लोगों को बेटर हेल्थ केयर की जरूरत है, वहां पर ये स्टेट का पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो इन सर्विस डॉक्टर्स को यूटिलाइज कर सके। और ये ऑब्लिगेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 47 में तो दिया ही है, साथ ही साथ ये सिटीजन्स की फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 है। तो इसलिए ये सारा काम स्टेट्स का है, ना कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का। अब आर्टिकल 21 में आपको पता है कि राइट टू लाइफ के विषय में दिया गया है, जबकि आर्टिकल 47 में स्टेट को ओब्लाइज किया गया है कि वो न्यूट्रिशन को बढ़ाए और पब्लिक हेल्थ के ऊपर काम करे। अब हाल ही में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में व्हाट्सएप के खिलाफ एक केस दायर हुआ जिसका नाम था हर्षिता चावला वर्सेस व्हाट्सएप, और ये केस 18/8/2020 को डिसाइड कर दिया गया। यहाँ पर सीसीआई की 3 मेंबर्स की बेंच ने व्हाट्सएप के खिलाफ जो कंप्लेंट दायर की गई थी उसको डिसमिस कर दिया, क्योंकि कंप्लेंट में कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं थी और ना ही व्हाट्सएप को अनफेयर बिजनेस के लिए गिल्टी पाया गया। अब ये जो कंप्लेंट थी ये सेक्शन 19(1)(a) ऑफ कंपटीशन एक्ट के अंतर्गत फाइल की गई थी। इस सेक्शन में कोई भी व्यक्ति सीसीआई से ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो इंक्वायरी करें अबाउट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन या फिर कोई अग्रीमेंट। अब अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन क्या होता है ये सेक्शन 4 में दिया गया है। शॉर्ट में समझ लीजिए कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का अर्थ है कि कोई कंपनी मार्केट में अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए यदि गलत तरीके से मार्केट के प्राइसेस को कंट्रोल करने लगे ताकि उस कंपनी का खुद का फायदा हो, या फिर किसी और गलत तरीके से कंपनी अगर खुद का फायदा करने की कोशिश करती है तो वो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में आ जाएगा। अब यहाँ पर कंप्लेनेंट का एलिगेशन ये था कि जब भी कोई यूजर व्हाट्सएप इंस्टॉल करता है अपने फोन में तो ऑटोमेटिकली उसका जो पेमेंट ऐप है व्हाट्सएप पे वो भी इंस्टॉल हो जाता है, और इस तरीके से वो कंज्यूमर्स के ऊपर अनफेयर कंडीशंस इम्पोज करता है। और ये जो प्रोविजन है ये सेक्शन 42A के पॉइंट 1 में दिया गया है। इस पर कमीशन का कहना था कि यदि कोई ऐप स्मार्टफोन में एग्जिस्ट करता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दैट इट कन्वर्ट्स इनटू अ ट्रांजैक्शन। साथ ही साथ ये कंज्यूमर की चॉइस को इफेक्ट नहीं करता। मतलब कि अगर मान लीजिए व्हाट्सएप के साथ साथ आपके फोन में आ भी गया तो कोई जरूरी तो नहीं है कि आप व्हाट्सएप पे को ही यूज करें। हो सकता है कि आप पेटीएम यूज कर रहे हो या फिर कोई और ऐप यूज कर रहे हो। मतलब व्हाट्सएप ने ये तो कंडीशन नहीं लगा दी ना आप पे कि आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब आप हमारा पेमेंट ऐप यूज करेंगे। अब देखिए सेक्शन 42D में ये कहा गया है कि यदि कोई कंपनी अपने कंज्यूमर्स पे दबाव डालती है कि वो किसी सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें फॉर यूटिलाइजिंग द मेन कॉन्ट्रैक्ट और दोनों कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कोई भी रिलेशन ना हो तो वो अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन में आ जाएगा। यहाँ पर कंप्लेनेंट का कहना था कि व्हाट्सएप और व्हाट्सएप पे की बंडलिंग करके कंज्यूमर्स के साथ सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है विच इज नॉट रिलेटेड टू एक्चुअल प्रोडक्ट। इस पे कमीशन ने कहा कि पहली बात तो एंटी ट्रस्ट लॉज में हम लोग बंडलिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसका टेक्निकल वर्ड टाइंग है। आगे कोर्ट ने टाइंग की डेफिनेशन दी और कहा कि इसमें सेलर बायर के ऊपर मैंडेटरी कंडीशन लगाता है कि उसके प्रोडक्ट या सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए उस बायर को कोई सेपरेट प्रोडक्ट खरीदना है उसी कंपनी से। आगे कमीशन ने कहा कि इस केस में कमीशन को ये नहीं लगता है कि व्हाट्सएप किसी भी तरीके से कोर्स कर रहा हो अपने यूजर्स को फॉर यूजिंग व्हाट्सएप पे एक्सक्लूसिवली, और ना ही वो कंज्यूमर की चॉइस को अफेक्ट कर रहा है। और इन्हीं सब ग्राउंड्स पे इस कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया गया।
अब पबजी पे बैन लगा है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन आज हम जियोपॉलिटिक्स और चाइना को डिस्कस करने के बजाय सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि इस डिसीजन की लीगल बैकिंग क्या है। अब देखिए, ये डिसीजन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लिया है और इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए 118 मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मिनिस्ट्री को बहुत सारी कंप्लेंट्स मिल रही थी अबाउट द मिसयूज ऑफ दीज मोबाइल ऐप्स, क्योंकि ये ऐप्स यूजर्स के डेटा को चुरा रही थी और गलत तरीके से भारत के बाहर ट्रांसमिट कर रही थी। अच्छा, इसके पहले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है, उसने भी एक एग्जॉस्टिव रिपोर्ट बनाई थी फॉर ब्लॉकिंग सच मैलिशियस एप्स। अब इन एप्स को ब्लॉक करते समय गवर्नमेंट ने अपनी प्रेस रिलीज में सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का हवाला दिया और कहा कि ये देश की सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है। और कुछ लोगों ने जब इस चीज को पढ़ा तो वो हाइपर नेशनलिज्म के बारे में कंप्लेन करने लगे। बट ये जो फ्रेज है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये सरकार ने सेक्शन 69A से ही लिया है। अब इसके तहत गवर्नमेंट की पावर्स को समझने के लिए हम लोग सेक्शन 69A को समरली समझ लेते हैं। इस सेक्शन की हेडिंग है पावर टू इशू डायरेक्शंस फॉर ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स। और इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर वो या फिर उसकी कोई ऑथराइज्ड एजेंसी इस बात से सैटिस्फाइड हो जाते हैं कि फॉलोइंग चीजों को मद्देनजर रखते हुए किसी वेबसाइट या फिर ऐप को ब्लॉक करना नेसेसरी हो गया है, तो वो इंटरमीडियरीज को डायरेक्ट कर सकते हैं टू ब्लॉक सच एप्स। अब इंटरमीडियरी में हमारे इंटरनेट प्रोवाइडर्स आते हैं। अब यहाँ पर जो भी ग्राउंड्स दिए गए हैं, ये सारे ग्राउंड्स आपको आर्टिकल 19(2) में मिल जाएंगे। आर्टिकल 19(2) में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बताया गया है, जो कि हमने कल पढ़ा था। तो आप इन दोनों प्रोविजंस को मैच कर सकते हैं क्योंकि इनमें भी वही सारी चीजें दी गई हैं। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फिर डिफेंस ऑफ इंडिया, उसके अलावा सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फिर आता है आपका फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर और लास्ट में इंसाइटमेंट ऑफ कमिटिंग एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब जो कल हमने आर्टिकल 19(2) पढ़ा था, उसमें कौन से ऐसे ग्राउंड्स दिए गए थे जो यहाँ से मिसिंग हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब क्लॉज 2 में दिया गया है कि इसके विषय में जो भी प्रोसीजर या फिर सेफगार्ड्स हैं वो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। और अंत में इंटरमीडियरीज के लिए पनिशमेंट की बात की गई है कि यदि कोई इंटरमीडियरी ऐसे डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं करता है तो उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल ने जगदीश प्रसाद सारदा वर्सेस इलाहाबाद बैंक के केस में ये क्लैरिफाई किया कि किस एक्सटेंट तक लिमिटेशन एक्ट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पे एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर जो एग्जैक्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ ट्रिब्यूनल के सामने था वो ये था कि क्या लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस इन द लाइट ऑफ सेक्शन 238A ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सारे ही नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के केस में लागू होंगे या फिर नहीं। अब यहाँ पर ये जान लीजिए कि सेक्शन 238A ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में ये दिया गया है कि प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट विल अप्लाई इन केसेस अंडर दिस कोड। और अगर आपको नहीं पता है तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का मतलब मैं आपको बता दूं कि इनमें बैंक के द्वारा दिए गए वो लोन्स आते हैं जिन पे बैंक को इंस्टॉलमेंट्स मिलना बंद हो गए हों। क्योंकि देखिए, वैसे तो यदि कोई बैंक किसी व्यक्ति को लोन देता है तो वो लोन बैंक के लिए असेट होता है क्योंकि उस पे बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा। बट जब इंस्टॉलमेंट्स मिलना बंद हो जाती हैं तो ये बैंक को क्लियर हो जाता है कि हमारी ये असेट्स जितना हमने प्रोजेक्ट किया था उस हिसाब से हमको रिटर्न्स नहीं दे रही हैं। और देखिए, इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस आप इसी बात से पता लगा सकते हैं कि ये ट्रिब्यूनल की फुल बेंच ने आंसर किया था। अब देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के डिटेल्स में जाने की बजाय हम इस केस को सिर्फ लिमिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इसमें हैदराबाद के कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एक्स पार्टी ऑर्डर दे दिया था एपेलेंट के खिलाफ। और यहाँ पे एपेलेंट कॉर्पोरेट डेटर था, यानी कि उसने बैंक से उधार ले रखा था और इंस्टॉलमेंट्स पे ना करने की वजह से 30/9/2015 को एपेलेंट के लोन अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग असेट घोषित कर दिया गया। लेकिन उसके बाद 19/2/2016 को एपेलेंट ने
कुछ पैसा जमा कर दिया। अब यहाँ पर बैंक का कहना था कि जब एपेलेंट ने 19/2/2016 को अपने करंट अकाउंट के अगेंस्ट पैसे जमा किए तभी से 3 साल का लिमिटेशन माना जाएगा। लेकिन एपेलेंट का कहना था कि 3 साल का लिमिटेशन पीरियड उस दिन से कैलकुलेट करा जाना चाहिए जबकि उसके अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग असेट घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैदराबाद ने बैंक के विषय में फैसला सुनाया और कहा कि लिमिटेशन पीरियड 19/2/2016 से स्टार्ट होगा जब एपेलेंट ने लास्ट पेमेंट जमा किया। इसके बाद मामला एनक्लैट के पास आ गया, जहां पर ट्रिब्यूनल ने कहा कि जो 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है ये एनपीए डिक्लेयर करने की डेट से कैलकुलेट किया जाएगा। आगे ट्रिब्यूनल का कहना था कि सेक्शन 238A ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस सारे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स पे अप्लाई होंगे प्रोवाइडेड दे मीट द क्राइटेरिया ऑफ आर्टिकल 37 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। आगे ट्रिब्यूनल ने कहा कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन जो कि सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत फाइल की गई हो उसी के जरिए एक्सटेंड किया जा सकता है और इस केस में कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं फाइल की गई थी और इन्हीं सब ग्राउंड्स को देखते हुए एनक्लैट ने प्रेजेंट अपील को अलाउ कर दिया और हैदराबाद ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। अब आर्टिकल 37 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के बारे में बात हो रही है तो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया है कि जहाँ पे किसी प्रोमिसरी नोट या फिर बॉन्ड के इंस्टॉलमेंट्स में अगर डिफॉल्ट होता है तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 साल का माना जाएगा और ये 3 साल उस डेट से कैलकुलेट किए जाएंगे जब डिफॉल्ट किया गया हो। तो ये था हमारा एनालिसिस 4 सितंबर की डेली लीगल एंड पॉलिटी न्यूज का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।